स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के साथ सामने मोदी हमारे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों कैसे हरियाणा के अंदर एक अलग ही तरीके का गठबंधन बन गया। बीजेपी के लोगों ने मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी वाले नेता को हरा दिया। दोस्तों बताएंगे कैसे महिलाओं का अपमान करने वाले बीजेपी नेता से बीजेपी के ही लोगों ने लिया बदला, लेकिन सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और एक और विपक्ष की पार्टी ने। बताएंगे किस तरीके का रहा पूरा मामला दोस्तों की भाजपाइयों ने ही छिनवा दी बीजेपी के नेता की कुर्सी और महिलाओं से बदतमीजी करने पर दे दी गई सजा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। अजीब सा मामला सामने आया। इसी के साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पूरी तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर जोरदार तरीके से साधा गया है निशाना। और क्या देश के अंदर बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर होने वाला है जोरदार तरीके का विजय के नेतृत्व में आंदोलन। बताएंगे डिटेल में किस और तमिलनाडु की राजनीति आगे बढ़ रही है दोस्तों और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के बहादुरगढ़ के अंदर एक अजीब सा मामला सामने आया दोस्तों। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पाले राम शर्मा जो नगर निकाय का अध्यक्ष था दोस्तों, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे इसके पोस्ट से हटा दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता पाले राम शर्मा जब से अध्यक्ष बना तब से वो महिलाओं के प्रति अभद्रता दिखाता था दोस्तों और महिलाओं का अपमान करता था, यानी चुनी हुई पार्षदों के साथ में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता था और कई और पार्षदों को भी अभद्र व्यवहार करते हुए उनको जलील करता था दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोग बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हम इसे चेयरमैन के पोस्ट से हटाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास टोटल 10 पार्षदों का समर्थन था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 के 10 पार्षदों को बीजेपी के 2 लोगों को यानी 2 पार्षदों को सपोर्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को पोस्ट से हटा दिया दोस्तों। यानी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के बागियों का समर्थन कर दिया। उसके बाद से अब बीजेपी जिला इकाई पूरी तरीके से भड़की हुई है कि आखिर ऐसा मामला कैसे हुआ दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अकेले नहीं बल्कि इनेलो पार्टी ने भी सपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के दुर्व्यवहार और महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार की सजा दी गई है और चेयरमैन के पोस्ट से हटा दिया गया दोस्तों। और दिल्ली से सटा हुआ इलाका है तो खबर बड़ी है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी ने सही किया कि एक महिला विरोधी भाजपा के नेता को चेयरमैन के पोस्ट से हटवा दिया दोस्तों? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब तमिलनाडु पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की मुख्यमंत्री विजय ने अपना बहुमत साबित करने के बाद अब केंद्र सरकार से टक्कर लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। केंद्र सरकार को सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी और कपास के ऊपर लगाए जाने वाले इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए तमिलनाडु को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर यानी हमारे कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने ड्यूटी लगा रखा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखा है। बाहर से सामान मंगाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है और इसीलिए हमारा जो कपड़ा उद्योग है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सेक्टर राज्य के अंदर ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा रोजगार देता है और इस पर पूरी तरीके से संकट और ज्यादा गहराया जा रहा है। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी यानी जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है दोस्तों, उसे हटाने की मांग की गई है। और विजय यही नहीं रुके, विजय ने अब तमिलनाडु और देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि तत्काल पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापिस होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के कीमतों में बढ़ोतरी की है। विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, यानी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर जाती है तो तेल कंपनियां देश के अंदर तेल की कीमतों को कम नहीं करती, लेकिन अब अचानक से बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बजाय ये कंपनी मुनाफा खुद जो रखती है उसका इस्तेमाल करे और आम जनता को अपने मुनाफे से फायदा पहुंचाए। कुल मिलाकर दोस्तों हर जगह से अभी आवाज उठ रही है कि देश की जनता पर पेट्रोल डीजल की महंगाई का जो बोझ डाला जा रहा है दोस्तों। केवल पेट्रोल डीजल केवल तेल तक सीमित नहीं है, ये हर चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे खाने की चीज हो या फिर रोजगार के साधन हो, सबके सब इससे प्रभावित होंगे। और बीजेपी सरकार के पास कोई नीति नहीं है दोस्तों। ट्रंप से मोदी पूछते हैं कि मैं रूस से तेल खरीदूं या नहीं खरीदूं, ट्रंप मना कर देता है तो तेल नहीं खरीदते। और यही भाजपा की विदेश नीति है जिसका दंश आम आदमी आम जनता झेल रहा है और इसीलिए थालापति विजय अपनी नाराजगी जता रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल हिंसा पर टीएमसी ने 3 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है दोस्तों, जिसका काम होगा कि हिंसा पीड़ितों की सुनवाई को पूरी तरीके से नोट करके आम जनता और हर लोगों तक पहुंचाया जाए दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव खत्म होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्रता की गई है दोस्तों। यहाँ तक कि टीएमसी ने दावा किया है कि पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद कई सारे कार्यकर्ताओं की जान गई है और उन्होंने इस बारे में डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए टीम बनाई है जो जाकर हर क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात
बात करेंगे जिनको इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि दक्षिण 24 परगना के अंदर सुस्मिता देव, प्रसून बनर्जी और सजदा अहमद के साथ साथ तन्मय घोष को भेजा जा रहा है, जबकि जिला पूर्वी मिदनापुर के अंदर डोला सेन से लेकर नदीमुल हक और शर्मिला सरकार के साथ साथ सुबोधन रॉय को भेजा गया है दोस्तों, जबकि हुगली जिले के अंदर प्रतिमा मंडल के साथ साथ समीरुल इस्लाम और बीरबाहा हंसदा के साथ साथ श्री शनिया बंदोपाध्याय और सुमन भट्टाचार्य के साथ साथ सैयद तनवीर नासिर को भेजा गया है। तो तृणमूल कांग्रेस 3 जिलों के अंदर अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज रही है दोस्तों, टीम भेज रही है। इनका काम होगा कि इन जिलों के अंदर जहां जहां हिंसा हुई है चुनाव के बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार किया जाए और जितने भी लोग प्रताड़ित है उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनसे सारी चीजें पूछी जाए। उसके बाद ये सारे मामले को ले जाकर कोर्ट में देकर बीजेपी सरकार आने के बाद से हिंसा में जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों के न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बोला जाए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि हस्तिनापुर विधानसभा सीट से जुड़े मिथक को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। तमिलनाडु में 2 साल पहले गठित हुई पार्टी की प्रचंड जीत से उत्साहित नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने एक बड़ी तैयारी करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों, और उनकी पार्टी कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। आजाद समाज पार्टी ने फैसला लिया है जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी, लेकिन चर्चाएं इतनी ज्यादा है कि मान सकते हैं कि ये लगभग तय हो चुका है, केवल औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दोस्तों दिनेश खटीक, उनके सामने चुनावी मैदान में चंद्रशेखर आजाद उतर सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर को पता है कि ये वो सीट है जहां पर जिस पार्टी का भी व्यक्ति चुनाव जीता है उस पार्टी की सरकार राज्य के अंदर बनती है। तो आजाद समाज पार्टी के नेता खुद यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जगह जगह पर पोस्टर वगैरह भी लगा दिए गए हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के सांसद नगीना लोकसभा क्षेत्र, उनको कहीं ना कहीं यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और नारा भी लगाया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम ने ठाना है बहुजनों की सरकार बनाना है। चंद्रशेखर कहते हैं कि थालापति विजय ने 2 साल के अंदर पार्टी बनाकर संघर्ष करके अपनी पार्टी को इतने ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि आज उन्होंने सरकार बना ली और इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी भी कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ वो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। नगीना से सांसद जरूर है, लेकिन वो चाहते हैं कि सांसद के साथ साथ इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे, यानी हस्तिनापुर की सीट से चुनाव लड़े। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर दोस्तों कई बार माफी मांग लिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बीजेपी वाले पूरी तरीके से परेशान करने के पीछे लग गए हैं। आपको बता दें कि सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो टिप्पणी की थी दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए और मैंने किसी समाज विशेष के खिलाफ कोई उल्टा बयान नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार भाटी आते हैं और जब विवाद हुआ दोस्तों तो उन्होंने कहा कि मैं बिना शर्त के माफी मांगता हूं, सारे समाज के लोगों से माफी मांगता हूं। इसके बावजूद दोस्तों बीजेपी के लोगों को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का और राजकुमार भाटी के मामले पर अब ऐसी कार्रवाई की जा रही है दोस्तों कि लग रहा है कि बीजेपी वालों ने समाजवादी पार्टी को इसी बहाने टारगेट करने का मन बना लिया है और ऐसे कई सारे मुकदमे दायर करवाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। पंकज कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि इनको परेशान किया जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबको यह बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ब्राह्मण समाज में बड़ी नाराजगी है दोस्तों, और समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के बयान को कहीं ना कहीं बीजेपी इसीलिए इस्तेमाल कर रही है। उसको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ माहौल बनाएंगे और कहेंगे कि ब्राह्मण समाज के लोगों का अपमान किया गया और इस तरीके से माहौल बनाकर ब्राह्मण समाज के पास जो एक समाजवादी पार्टी को वोट देने का विकल्प है वो भी उनसे छीन लिया जाएगा, ताकि बीजेपी को ये रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज है तो उसके पास कोई विकल्प ही ना बचे। और इसीलिए राजकुमार भाटी को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया है उससे समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग जानबूझकर राजकुमार भाटी के नाम पर समाजवादी पार्टी को लेकर ब्राह्मण समाज के मन में एक तरीके से ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का कभी सम्मान नहीं करेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नीट परीक्षा 2026 के लीक होने को लेकर पेपर लीक के मामले को लेकर जमवारागढ़ के अंदर जयपुर में पकड़े गए 2 भाइयों में एक भाई बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी रह चुका है। बीजेपी से संबंध होने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी के नेताओं से जवाब मांगते हुए तल्ख टिप्पणी की दोस्तों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी कार्यकर्ता होने से इंकार कर दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो खुलासे हुए हैं
वो काफी ज्यादा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में इस व्यक्ति की तस्वीर है दोस्तों, और कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ में तस्वीर है। ऐसे में जमवारमगढ़ के बीजेपी के विधायक महेंद्र पाल मीणा के जन्मदिन के शुभकामनाओं के पोस्टर लगाने के फोटो भी अपलोड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता बल्कि बड़े बड़े नेताओं के साथ में तस्वीर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है और पेपर राजस्थान के अंदर ही लीक हुआ था, ये बात भी सब जानते हैं। और राजस्थान में बीजेपी सरकार के दौरान भी कई पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक पूरा माफिया काम करता है राजस्थान के अंदर और ये राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए एक बहुत मजबूत तंत्र है दोस्तों, जिस कारण से ये आराम से पेपर लीक करवा देते हैं। और पहली बार ऐसा नहीं है, 2024 में भी हुआ था। तो ऐसे पेपर लीक कराने का जो पूरा एक माफिया का सिस्टम है दोस्तों, बिना राजनीतिक ताकत के हो ही नहीं सकता और ये बात सबको पता है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की आनाकानी, खासकर जो केंद्र में बीजेपी के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही दोस्तों, यानी उनकी कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं हो रही, जिस कारण से बीजेपी के नेता, शिक्षा मंत्री कुछ भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भोजशाला जो मस्जिद है दोस्तों, उसको मंदिर घोषित किए जाने के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए बोला है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की तरह ये निर्णय सामने आया है दोस्तों। दरअसल मध्य प्रदेश के भोजशाला मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, एएसआई के अंतर्गत था ये, और एएसआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचता है दोस्तों, तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए मंदिर घोषित कर दिया दोस्तों। इस बात को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर अब ये जो आदेश सामने आया है दोस्तों, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर फैसले को पलटने के लिए बोला गया है दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 1995 में कुछ गुलामी पसंद मुसलमानों ने 10 रुपए के बॉन्ड पेपर पर पूजा की इजाजत दे दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उसके बाद से ये पूरा बहस छेड़ा गया है और तब जाकर ये पूरा विवाद हुआ है। ऐसे में दोस्तों ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया है भोजशाला कॉम्प्लेक्स को मंदिर, ये भारत के संवैधानिक विचारों के खिलाफ है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यानी संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है, सिद्धांत के खिलाफ है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिस जगह को 1947 में जैसे मान्यता मिली है वो वैसे ही रहेगी, बाद में कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे में अगर यहाँ पर नमाज चल रही थी और इस्लामिक कैरेक्टर का बिल्डिंग था तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और अयोध्या के मामले से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश पर रोक लगानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही ऐसे मुद्दे और ज्यादा कहीं ना कहीं तूल दिए जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार तरीके का निशाना साधा है दोस्तों। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा की बात सबके सामने रखी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे ऋतिक अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि छात्र ऋतिक के जो अंतिम थे कि अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। तीसरी बार नीट देने वाला ये बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में एक नीट अभ्यर्थी ने भी अपनी जान दे दी और ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। ये खुद से इन्होंने अपनी जान नहीं दी है, ये सिस्टम के द्वारा किया गया अपराध है, यानी सिस्टम में उन्हें उनकी जान ली है। आंकड़े देखिए 2015 से 26 के बीच में 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं, 87 परीक्षाएं रद्द हुई है, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है और 148 घोटालों में सजा हुई सिर्फ एक को। सीबीआई ने 17 मामले लिए हैं, ईडी ने 11, किसी को कोई सजा नहीं मिली है। नीट, AIPMT और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले हुए हैं और ये सबसे शर्मनाक बात है। इन घोटालों में जिम्मेदार किसी अधिकारी या मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, ना तो हटाए जाते हैं फिर चुके से पोस्ट पर जैसे तैसे बैठ जाते हैं, यानी जांच के टाइम में अगर हटा भी दिया जाए तो वापस आ जाते हैं। चोरी करने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले छात्रों को जान गंवानी पड़ती है। मोदी जी कितने ऋतिक चाहिए आपकी जवाबदेही जगाने के लिए? मेरे युवा साथियों, आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत है, आपका भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा, चाहे जितना वक्त लगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे और देंगे भी। राहुल गांधी ने कुल मिलाकर दोस्तों छात्र समाज के लोगों से ये बात कही है और कहीं ना कहीं छात्रों की बात उठाने वाला कोई व्यक्ति तो कहीं देश के अंदर है दोस्तों, ये बात कहाँ कह सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर सब लोगों को इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव कांड के मामले को लेकर पूर्व बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया दोस्तों। और इससे पहले सीबीआई की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगा दी दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो 2 महीने के भीतर इस मामले को नए सिरे से पूरे मामले पर फैसला ले। और शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट अपना नया निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को द्वारा पिछला आदेश रद्द
रद्द किए जाने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, अपने हिसाब से फैसला ले और तथ्यों के आधार पर सारा फैसला उनको लेना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और बीजेपी के नेता को जब छोड़ा गया था तो उसके बाद जोरदार तरीके का विरोध हुआ, फिर जाकर कोर्ट के फैसले को पलटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पर रोक लगा दिया, तब दोबारा से पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने के लिए बोला जा रहा है। इसी के साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कानूनी प्रैक्टिस के दर्जे की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो कोलकाता हाईकोर्ट के वकील लिबास में पहुंची थी, जिसके बाद काफी चर्चा हुई थी। दोस्तों ऐसे में कानूनी पोशाक पहनने से लेकर सवाल उठने लगे। एक प्रैक्टिसिंग वकील के तौर पर उनके मौजूदा दर्जे को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से स्पष्ट जवाब मांगा है, स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल बिताए हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 1980 के दशक में कानून की प्रैक्टिस किया करती थी, तब उनका नाम रजिस्टर्ड था दोस्तों, यानी बार काउंसिल में नाम था उनका और प्रैक्टिस भी करती थी। लेकिन 15 साल बीत गए तो बार काउंसिल में उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर इस मामले को लेकर नए तरीके से देखा जाता है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका नाम क्या अभी भी लिस्ट में है, 15 साल नहीं थे तभी लिस्ट में नाम कैसे हो सकता है, इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कार्रवाई की जा सकती है। यानी ममता बनर्जी का नाम 15 साल में तो हट गया होगा, तो फिर कैसे वो पहुंच गई कोर्ट, ये एक बड़ा सवाल है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूछ रहा है। साथ साथ भाजपा सरकार की विफलताओं की वजह से हरियाणा के नागरिकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। आईएनएलडी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। दोस्तों इंडियन नेशनल लोक दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली कंपनी जनता के कैरिंग कॉस्ट वसूलने पर उतारू है, लेकिन 2021 से दबाए गए 2263 करोड़ के एफएसए अधिशेष पर चुप बैठे हुए हैं। सरकार खुद अपने बिजली बिल नहीं भरती है, लेकिन आम जनता पर बोझ डालती है। 84 लाख परिवार सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। 1300 करोड़ चुपचाप कॉर्पोरेट को दे दिए गए हैं। 1300 करोड़ चुपचाप देने में किसको क्या मिले, भ्रष्टाचार का ताजा उदाहरण है। कुल मिलाकर दोस्तों अभय चौटाला की पार्टी की ओर से हरियाणा के अंदर बिजली विभाग के काम करने के तरीके को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों बात एकदम सही है, हरियाणा के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है बिजली बिल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम जनता के लिए सह पाना काफी मुश्किल हो चुका है, और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। दोस्तों साथ ही साथ केरल के अंदर नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सोमवार को यानी 18 तारीख को शपथ ले सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप के लोग मौजूद रहेंगे। सतीशन के नाम पर मोहर लगाई गई है। इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर केरल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने शुक्रवार को इसका कारण भी बताया है। शशि थरूर ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। दोस्तों थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वे वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। थरूर ने लिखा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने सहयोगी और केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं इस हफ्ते के अंत में बोस्टन में रहूंगा, जहां मैं अपने पुराने शिक्षक संस्थान के अंदर दीक्षांत समारोह के अंदर शामिल होने जा रहा हूं, इसीलिए मौजूद नहीं रहूंगा। तो ऐसे में दोस्तों ये नहीं है जो मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि वो नाराज है, सारी पार्टी एकजुट है। और सतीशन क्योंकि पार्टी के नेता ऐसे हैं दोस्तों जो कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, तो उनके चयन के बाद तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडिया वाले जो दावा कर रहे थे वो बात एकदम गलत है। दोस्तों पूरी तरीके से पार्टी एकजुट है। साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता क्या है दोस्तों, इसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठाए। अपडेट यह है कि बीजेपी के नेता और नए बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने बिहार से आने वाले क्रिकेटर ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए की राशि दी। दोस्तों सम्मान राशि दी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जीत कर आए थे। ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने के बाद लोगों ने कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतना पिछड़ा राज्य है जहां पर 1 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए उस खिलाड़ी को दे रहे हैं जिसको पहले से ही BCCI और तमाम तरीके के साधनों से करोड़ों रुपए मिलते आए हैं। यानी 1 करोड़ से कुछ ज्यादा भला तो होगा नहीं ईशान किशन का, लेकिन बिहार राज्य सरकार के लिए तगड़ा झटका होगा। ऐसे में इस 1 करोड़ का इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जा सकता था, आम जनता के भविष्य के लिए किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता को PR करना है, सम्राट चौधरी को अपनी छवि चमकानी है और ये बताना है कि वो क्रिकेटरों का सम्मान करते हैं ईशान किशन का। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं अपना प्रचार करने के लिए भी नेता इस तरीके की चीजें करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर आम जनता के पैसे की बर्बादी, और अगर कोई विकसित राज्य होता या ऐसा राज्य होता जहां पर अच्छा खासा विकास है, चाहे तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटका जैसा राज्य हो, दोस्तों तेलंगाना जैसा राज्य हो जो भरा पूरा राज्य एकदम अच्छे विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, विकसित राज्य बनने की दिशा में है, तो वहां पर अगर 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य है दोस्तों, और बिहार का बजट भी सबसे कम है, और उसके बाद उस राज्य के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तो इस सरकार की मानसिकता इससे पता चलती है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जिस तरीके का रुख अपनाया है दोस्तों, आम जनता समझ रही है कि बीजेपी के लोग केवल नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि
मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव नई दिल्ली के मेट्रो में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक आम जनों के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये दावा वो करते हैं। दोस्तों तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। इसके बाद लोगों ने देखा कि मेट्रो में बैठे हुए तो हैं मनोज यादव, लेकिन उनकी सुरक्षा के लोग जो बैठे हुए हैं दोस्तों ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे एक डब्बे को इनके सुरक्षा कर्मियों ने ही घेर लिया है। दोस्तों आम जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आम जनता के साथ आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हो, यहाँ पर तो आप और आपके सुरक्षा कर्मी लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आम जनता कहाँ है? सर जी आप पूरे मेट्रो सिटिंग सेक्शन में कब्जा करके बैठे हुए हो, सिर्फ आप, आपकी सिक्योरिटी और आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता का हक आपने मार लिया है और आप कह रहे हो कि जनता के साथ मैं यात्रा कर रहा हूं। यानी पूरी तरीके से दोस्तों इनको मेट्रो में भी जाना है तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षा के नाम पर भर भर कर लोगों को साथ में ले जाना चाहिए। अब सोचिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली में आकर क्या खतरा हो सकता है, जो इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर वो घूम रहे हैं। और अगर खतरा है उनको तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री और तमाम तरीके के बीजेपी के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। जहां वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।